सर से जुड़ने का धीरे धीरे मेरा धर्म में रुचि खत्म हो गई। शुरू में मेरा परिवार बहुत नाराज रहता था, बट परिवार ने भी जब देखा धीरे धीरे बदलाव, उन सब ने फिर आज हम बचपन से ही बच्चों को इतना कंफर्ट दे देते हैं कि द बिगेस्ट थिंग इज दे डोंट नो हाउ टू हैंडल चैलेंजेस। डेथ इज ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ लाइफ। मैंने कोई भी बुक को डायरेक्ट बिलीव नहीं किया। आई ऑलवेज एक्सपेरिमेंटेड विद दोज बुक्स। बचपन से मैं पिरामिड्स से फैसिनेटेड था। कई लोगों को मैं देखता हूँ, ये विजन दिखा, वो दिखा, ये दिखा। मुझे जो ज़्यादा अनुभव होते हैं वो होते हैं, भले ही और भी 100 मोडालिटीज़ की हों या और भी वर्कशॉप किए हों, जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है मैं वही सिखा रहा हूँ। अभी हर आदमी तो डॉक्टर जो डिस्पेंसर को अटेंड करने नहीं जा सकता या कोई बड़े मास्टर को अटेंड करने नहीं जा सकता, तो व्हाई नॉट ब्रिंग देम इन इंडिया एंड दे गेट टू अटेंड इन पिरामिड वैली। मैं वो चीज़ नहीं सिखाना चाहता क्योंकि वो कोई ग्रंथ में लिखी हो, क्योंकि कोई स्क्रिप्चर में लिखी हो या कोई बुक में लिखी हो, राइट? उसके लिए मुझे याद है सर ने कहा कि तुम्हारा जो टीबी है ये एक फायर अलार्म की तरह है, बट तुम्हारा एक्चुअल जो फायर है वो है तुम्हारा ग्रीफ, तुम्हारा फीलिंग ऑफ लॉस, तुम्हारी एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी, ये जो इमोशंस जो तुम दिन रात महसूस कर रहे हो, ये तुम्हारा रियल फायर है। तो फायर अलार्म को तो तुम शट कर दोगे, पर असली आग को तो तुम नहीं बुझा रहे हो। मैं 2.5 साल रोज कोई सैड म्यूजिक ऑन करके अकेले कमरे में रोता था। अपने आप 1 महीने में वो चीज़ खत्म हो गई। नमस्कार, मैं नम्रता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में। दर्शकों, पिछले भाग में हमने बात की थी श्रेयांश डागर सर से। हमने उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में जाना था। हमने जाना कि कैसे उन्होंने डेथ से ओवरकम किया, कैसे वो डिप्रेशन से बाहर आए। स्पिरिचुअलिटी ने उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल दी, उनका देखने का नज़रिया लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया। आज के इस कार्यक्रम में हम उनकी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, उनके और एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे, जैसे स्वाध्याय का क्या महत्व है, पिरामिड के उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और साथ ही उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो कैसे दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की लाइफ चेंज करने में। तो चलिए सर का स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता। चाहिए तो सर, यहाँ थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे बचपन से ही ध्यान मिल जाना, बच्चों को ध्यान सिखाना आज के समय पे क्यों ज़रूरी है? कितना ज़रूरी है कि अगर हम स्टार्टिंग से ही अगर उनको ध्यान दे दें, या बचपन ना कहे, जो आज की यूथ है, जिनको आप भी बहुत ज़्यादा यूथ को इंस्पायर करते हैं, तो क्यों ज़रूरी है आज के समय पे युवाओं को ध्यान में जोड़ना? मैं कहता हूँ पहले युवाओं को ध्यान में जोड़ना जरूरी है। पेरेंट्स को पेरेंटिंग स्किल्स को समझना, आपके पेरेंटिंग, आपके व्यवहार, आपके रिलेशनशिप और बच्चों की साइकोलॉजी। बच्चों की साइकोलॉजी 6 साल में एक अलग होती है, 12 साल में अलग होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, 17 साल में अलग है, 21 साल में अलग है। तो और एज अ पेरेंट हम नहीं बदलते, हमें 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 हमेशा लगता है हमेशा बच्चे ही है, बट वो बदलते जा रहे हैं। तो एक तो उनकी साइकोलॉजी को समझना हमें ज़रूरी है। और बच्चे आंखों से सीखते हैं, कानों से नहीं। चिल्ड्रन लिसन फ्रॉम देयर आईज, नॉट फ्रॉम देयर ईयर्स। तो जो पेरेंट्स को देखेंगे वो करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको पेरेंट्स को ध्यानी बनना पड़ेगा। वी हैव टू बिकम द एग्जाम्पल ऑफ दैट चेंज, दैट प्रेजेंस, दैट ग्रेस। कि अभी हम भले मेडिटेशन में हैं, पर अगर बच्चों के साथ में और मोबाइल पे बिजी हैं तो वो पेरेंटिंग नहीं हुई ना। तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं, एक प्रैक्टिकल टूल्स भी हमें समझना पड़ेगा। और उसके बाद फिर जब हम उन्हें सिखाते हैं तो वो हमारी सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि आप में वो बदलाव आया है। फिर वो सुनते हैं। और नहीं, और आप में वो बदलाव अगर आप डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करो, फिर आप सिखाते हैं, तो उनमें और प्रतिरोध पैदा होता है। वो अंदर से और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। उन लोग मन ही मन सोचते हैं, अरे खुद तो बदले नहीं, खुद भी तो ध्यान करते हो पर खुद तो नहीं बदल रहे हो, और हमको क्या बदलने चले। तो एक फेज ऐसा था कि मुझे भी मेरे बच्चों के साथ वो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि जब ओपन फ्रैंक कन्वर्सेशन हुआ तो उन्होंने कहा कि आप खुद ऐसा करते हैं, तो आप तो हमेशा फ़ोन में बिजी रहते हो, हमारे साथ भी रहते हो, तो कभी फ़ोन आ जाता है आप।
तो आप हमको क्या बता रहे हो? आप पहले खुद तो सीखो। सो तो बच्चों के साथ पहले तो हमें सीखना है कि हम क्या डेमोन्स्ट्रेट करें, एंड फिर दे आर ऑलरेडी कनेक्टेड। ये तो हम हमारे अपब्रिंगिंग, हमारी कंडीशनिंग के कारण कई बार वो अपना कनेक्शन खो बैठते हैं, बट हमारा इंटेंशन अच्छा रहता है आउट ऑफ लव, बट हम ज़्यादा डैमेज कर देते हैं रेदर देन रिपेयरिंग। हम सिर्फ डैमेज ही नहीं करें तो ही इनफ है, बाकी तो वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। दे आर होलनेस बाय इटसेल्फ, राइट? दे आर देयर ओन सॉवरेन एंटिटी। वो अपने संस्कार अपने जन्म से लेके आए हैं, बट हमको जो देना है वो हमारा प्रेजेंस, हमारी जो रूपांतरण अवस्था है, उन्हें डिमॉन्स्ट्रेट करना है उनके सामने। उससे वो ज़्यादा सीखेंगे। फिर आप जब बताओगे उन्हें तो उनको क्यूरियोसिटी होगी, फिर वो ध्यान में रुचि रखेंगे, तो फिर वो ध्यान भी करना चाहेंगे। तो ऑफ कोर्स ध्यान बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शुरू से अगर वो ध्यान करना चालू कर देते हैं तो एक क्लैरिटी आ जाती है, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, मेमोरी पावर बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जो आजकल बच्चे इतने एंग्जाइटीज़, दे आर गोइंग थ्रू एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तो वो सब फेस नहीं करेंगे। स्पेशली मैं ध्यान और ब्रेथ वर्क, ये 2 चीज़ मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ टीनेजर्स को, बच्चों को, कि ताकि दे डोंट नीड टू गो थ्रू एंग्जाइटी, डिप्रेशन और एडिक्शंस आजकल इतना कॉमन हो गया है, क्योंकि देयर ओनली कोपिंग मैकेनिज्म इज ऑलवेज आउटसाइड ड्रिवन, whether social media, whether some distraction they need all the time. बट ध्यान में जब उनको रियलाइज हो गया कि वी कैन बी हैप्पी फ्रॉम विद इन, वी कैन बी जॉयफुल फ्रॉम विद इन, तो फिर एक्सटर्नल डिपेंडेंसी घट गई उनकी, एंड दैट इज सो रिलैक्सिंग, दैट इज सो लिबरेटिंग फॉर देम एंड फॉर अस। तो फिर देन द एंग्जाइटी इज गॉन, right? The fear of unknown is gone, and the confidence comes in. They are more confident, and especially today the world is changing so fast. आज बच्चों को एंग्जाइटी ये भी है कि आज हम ये कॉलेज में ये पढ़ाई करेंगे, ये डिग्री लेंगे या ये टैलेंट सीखेंगे, और कल के दिन एआई आ गया, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो रिलेवेंट नहीं रहा तो क्या होगा? तो अडेप्टेबिलिटी क्वेश्चन बढ़ जाता है उनका। आईक्यू के साथ ईक्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट एक्यू भी बढ़ जाता है। सो देन एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वी कैन अडेप्ट टू दैट सिचुएशन। आज हम बचपन से ही बच्चों को इतना कंफर्ट दे देते हैं कि द बिगेस्ट थिंग इज दे डोंट नो हाउ टू हैंडल challenges, they don't know how to handle any tragedy, any adverse or contrasting situations, but ध्यान से वो adaptability बढ़ जाती है। तो it is, I think, extremely important, especially in today's time, for youngsters to take up to meditation. जी। और आप इसमें बहुत अच्छे से सर सहयोग भी कर रहे हैं। हम देखते हैं आपकी बहुत सारी आप वर्कशॉप्स करते हैं, युवाओं के लिए भी करते हैं, और जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स को भी सीखना है, तो आप हर लेवल पर लोगों को ध्यान सिखाते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। सर, अभी तक आप बहुत सारी बुक्स की बात कर चुके हैं, तो मैं आपसे इसी पर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा पीएसएसएम का ये कोर प्रिंसिपल में से एक है, जैसे पत्री सर ने कहा है, स्वाध्याय करना बहुत ज़रूरी है ध्यान के साथ-साथ। तो सर, जैसे अभी आपने बोला कि हर लेवल पर कोई ना कोई बुक आपको पत्री सर रिकमेंड कर देते थे और आप उस सिचुएशन से ओवरकम कर लेते थे, और पेरेंटिंग के टाइम पे आपने जैसे बोला कि वो बुक शायद आप तक नहीं पहुंच पाई, तो आपको कहीं ना कहीं चैलेंज फेस करना पड़ा। तो सर, और कौन कौन सी बुक आपने अपनी लाइफ में पढ़ी, और कितना डीप मीनिंग होता है स्वाध्याय करने का, क्यों ज़रूरी है स्वाध्याय करना? और जैसे आपने रामथा की बात की थी, तो आप रामथा की वर्कशॉप भी अटेंड करने गए थे, और भी ऐसी ऑथर्स हैं जिनकी वर्कशॉप्स आपने अटेंड की हो? राइट। सो वर्कशॉप्स मैंने बहुत मास्टर्स की अटेंड की, बट की विच आई रियली रेजोनेट विथ वर्कशॉप्स इज एखार्ट टोले। डॉक्टर जो डिस्पेंजा वर्कशॉप मैंने 2001 में जब रामथा की वर्कशॉप अटेंड की थी, तभी डॉक्टर जो डिस्पेंजा वहाँ टीचर थे, तो उस टाइम मैंने डॉक्टर जो डिस्पेंजा को सुना था। और फिर बाद में जब उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी वर्कशॉप लेना चालू की, तो मैंने डॉक्टर जो डिस्पेंजा की काफ़ी वर्कशॉप्स अटेंड की, एंड काफ़ी माई टीचिंग्स आर इंस्पायर्ड बाय रामथा, अब्राहम हिक्स, एखार्ट टोले। आई लाइक द बुक्स ऑफ मार्शल रोजनबर्ग, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के ऊपर उनकी बुक्स है। फिर एखार्ट टोले की पावर ऑफ नाउ, अ न्यू अर्थ was a very inspiring and transformation book personally for me. फिर मैंने थर से गाइडेड बुक्स जितनी थी, पीटर रिचलुई, द सोल्स जर्नी, जेम्स रेडफील्ड की बुक्स, देन
सेथ की बुक्स, फिर रामपा, लॉब्सम रामपा बुक्स, then I'm not remembering all the names, but yeah, many books. Richard Bach books, and we have the list. Patri sir का तो पूरी list ही है recommended books. Most of them I've read. Yeah. ये तो सर क्यों इतना ज़रूरी क्यों है ध्यान के साथ साथ बुक्स रीड करना, और साथ ही क्या आप एक्सपेरिमेंट भी करते थे, लाइक जैसे आपने पढ़ा तो आप डायरेक्ट बिलीव कर लेते थे, या आपके मन में क्वेश्चंस आते थे कि नहीं मैं इसको एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ कि ये कैसे हो सकता है? Right. So मैंने कोई भी बुक को डायरेक्ट बिलीव नहीं किया. So I always experimented with those books. और जो मुझे रेजोनेट हुई उसको मैंने एक्सेप्ट किया, जो नहीं रेजोनेट हुई मैंने उसको इग्नोर किया. चाहे वो बुक्स हो, चाहे स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स हो, सब बहुत वर्कशॉप्स अटेंड की, डिफरेंट मोडालिटीज, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मास्टर्स, बट सब जगह एक साइंटिफिक टेम्पर था. वो तो सर के बताया गया साइंटिफिक टेम्पर था, तो वही मैं एक्सेप्ट करता था जो मुझे रेजोनेट होती थी, और या लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देखता था. तो जो अप्लाई करके मुझे दिखता था कि यस दिस इज गिविंग मी रिजल्ट्स. नेवर डेट आई ट्राई टू कंडेम एनी मास्टर और एनी टीचर, कि ठीक है जिससे जो अच्छा लगा ले लो और अपना आगे बढ़ो, यू नो. जी. तो पत्री सर ने भी यही बोला कि हर गुरु से टीचिंग लो, आपको Right. जो अच्छा लगता है वो. बट सर ये कैसे पता लगेगा, जैसे आपने बोला कि रेजोनेट हुआ वो रख लिया, तो ये हमारे अंदर ये जो पावर है ये बिलीव करने की, हाँ ये हमारे लिए है ये हमारे लिए नहीं है, ये कैसे बिल्ड होती है? सो क्योंकि सर्स के थ्रू फाउंडेशन वाज सो स्ट्रांग ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, तो कई चीज़ें में जहाँ एक डिसएम्पावरिंग फील होता था कि यार ये तो दैट वी आर डिपेंडिंग ऑन पावर ऑन समबडी एल्स, तो मैं उसको रिजेक्ट कर देता था. एक सिंपल प्रिंसिपल था, एनीथिंग दैट डिसएम्पावर्स which I feel is disempowering me, reject it. Anything that empowers me, I'll accept it. You know, उसी को मैंने एक सिंपल फॉर्मूला बना के what to accept, what to reject, और एंड आई केप्ट रीडिंग इट एंड स्टार्टेड अप्लाइंग इन इट. और कई बार जब डाउट्स होते तो मैं पति सर के पास जाता था, एंड सर बहुत ही क्लैरिटी से उसे क्लैरिफाई कर देते थे, यू नो. जी. सर पत्री सर ने हमें ध्यान के साथ साथ पिरामिड भी दिया है, जो कि एक टूल की तरह वर्क करता है मेडिटेशन में, और आप पिरामिड वैली के चेयरमैन भी हैं. तो सर पिरामिड्स के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपका पिरामिड्स के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है? बचपन से मैं पिरामिड्स के से फैसिनेटेड था. मुझे याद है कि काफ़ी साल तक के मेरे टेबल पे, स्टडी टेबल पे कैलेंडर होता था, कैलेंडर पे पिरामिड था, और ऐसे ही मुझे वो फैसिनेट किया, और मैं कहीं देखा बाहर शॉप में और मैं ख़रीद के ले आया, और मेरे टेबल पे रहता था कैलेंडर. तो मैंने लुक बैक कि कहीं ना कहीं पिरामिड से मेरा कनेक्शन होगा, और फिर जब पत्री सर से मिला तो पूरा एक्सपोजर मिला अबाउट द साइंस ऑफ पिरामिड्स एंड हाउ पिरामिड एनर्जी हेल्प्स इन आवर मेडिटेशनल जर्नी, इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी. और 2003 में फिर सर ने मुझे पिरामिड वैली का प्रोजेक्ट बोला कि नहीं तुम्हें लीड करना है, एंड तो वो मेरी को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई. तो और भी ज़्यादा जुड़ गया, और भी ज़्यादा रिसर्च किया, और भी ज़्यादा ट्रैवल किया अलग अलग पिरामिड्स को देखने के लिए. और somehow I felt कि it was my past life connection also with the pyramids. एक बार डॉक्टर न्यूटन से जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन डॉक्टर न्यूटन ने कराया था, तो I connected to my Egyptian lifetime, and since then I know I was connected to the pyramids, and somewhere I was involved in the construction of that pyramid. और coincidentally इस बार भी सर ने मुझे पिरामिड वैली में पिरामिड बनाने का मौका दिया. So yes, I was always connected to pyramid somewhere, yeah. पिरामिड के अंदर के एक्सपीरियंसेस आपके जानने होंगे, जैसे आपने पिरामिड में बैठ के जब ध्यान किया हो, तो उसके भी कोई एक्सपीरियंसेस है आपके? तो मैंने जब भी पिरामिड के अंदर ध्यान किया या पिरामिड के नीचे ध्यान किया, तो हमेशा ऐसा लगता है कि आई एम एबल टू गो मोर डीपर, या मोर ट्रांसेंडेंटल ऑल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियस में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं. हालांकि मैंने पास्ट लाइफ फिर बहुत ज़्यादा तो नहीं की, और बाद में जब ट्राई भी किया तो मेरे पास्ट लाइफ में मैं कुछ देख नहीं पाया. तो बट मैंने सर से कई बार पूछा कि सर शुरू में तो मैं बहुत जल्दी पास्ट लाइफ में चल देता था, अब मैं उल्टा नहीं जा पाता हूँ.
तो सर ने कहा डोंट चेज एनी एक्सपीरियंस, कि जो भी एक्सपीरियंस आपके अनुभव जो हैं जिस टाइम में नेसेसरी आएंगे, जब जरूरत नहीं है तो नहीं आएंगे। तो आई नेवर चेज्ड एनी एक्सपीरियंस। और ज़्यादा मुझे कोई साइकिक एक्सपीरियंस भी नहीं होते हैं। कई लोगों को मैं देखता हूँ ये विजन दिखा, वो दिखा, ये दिखा, तो मुझे ऐसे तो कोई ज़्यादा विजन्स नहीं दिखे, बहुत रेयरली दिखते हैं, या रेयरली आई एक्सपीरियंस आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल, या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कि मैं शरीर से बाहर आ गया और बैठा हूँ, वो कोई ध्यान कर रहा है मैं देख रहा हूँ, बट बहुत ऐसा रेयर हुआ है। मुझे जो ज़्यादा अनुभव होते हैं वो होते हैं इंस्पिरेशन, एक क्लैरिटी आ जाती है। एक जब ध्यान करके उठता हूँ तो, या ध्यान के अंदर एकदम से कोई इंस्पिरेशन जागता है, कोई मोटिवेशन होता है, टू मोटिव फॉर एक्शन, कि अभी कुछ करना है, या ये करना है, वो करना है, और या कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो अचानक उसके आउट ऑफ बॉक्स कुछ सोल्यूशन बाहर आ जाएगा, मैं सोच भी नहीं रहा हूँ, एकदम से कोई सोल्यूशन आ गया। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत होते हैं। और या इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, कि एकदम से यू फील लव, लाइक जैसे पैनिक अटैक होता है, एकदम से आई गेट अ लव अटैक, एंड यू फील लव, यू फील वन विथ एवरीवन, यू नो। सो ऐसे एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं रेदर देन साइकिक एक्सपीरियंसेस। जी सर, बहुत ही अच्छे आपके एक्सपीरियंसेस हैं। सर आगे जैसे आप ध्यान इतना डीपली करने लग गए, इतने सारे एक्सपीरियंसेस आपने अभी तक शेयर किए, तो आगे जैसे आपने बोला था कि आपको जब 30 डेज़ में आपकी बीमारी दूर हो गई थी, तो आपने सोचा था कि अब आप ध्यान का प्रचार-प्रसार करोगे। तो आपकी वो वाली जर्नी भी हम जानना चाहते हैं कि कैसे आप ध्यान को स्प्रेड करते हैं? आज आप इतने बड़े स्पिरिचुअल कोच बन चुके हैं, तो वो इतने जर्नी बड़े तो आपकी नहीं हूँ, बट ठीक है, कोशिश जी। कर रहा हूँ, हाँ। तो वो जर्नी आपकी सर कैसे ध्यान के साथ-साथ शुरू हुई? सो पत्री सर हमेशा मुझे बोलते थे कि तुम हिंदी बेल्ट से आए हो, तुमको हिंदी में सिखाना चाहिए, बट मेरा हमेशा रेजिस्टेंस था, मुझे स्टेज का बहुत फियर था। पति से स्टेज पे कभी बुला के बोल भी देते थे कुछ बोलो, तो मैं हार्डली कुछ सेंटेंस बोलता था, दैट्स इट। बट मेरे एक मन में था कि एक गोल था कि जब मैं इतना पैसा कमा लूँगा, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो ये एक स्टेज के बाद मुझे टीचर बनना है। मन में चाह थी, बट एट द सेम टाइम एक फियर था, स्टेज फियर, एक अपनी ओन बिलीफ सिस्टम थे, लिमिटेशंस थे, साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस थे। हमेशा ये लगता था कि नहीं अभी तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो मैं क्या सिखाऊं, आई एम नॉट। बट सर हमेशा कहते थे इफ़ यू नो ABCD टीच ABCD, इफ़ यू नो ABCD EFG देन टीच ABCD EFG। वी आर ऑलवेज लर्नर, ही ऑलवेज, वो हमेशा बोलते थे मैं तो लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ, तो मैं आज भी सीख रहा हूँ, आज भी मैं रोज़ बुक पढ़ता हूँ, तो मैं तो आज भी सीख रहा हूँ। तो कभी भी लर्निंग की साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती, और वो मैं भी मानता हूँ कि लर्निंग की साइकिल तो कभी ख़त्म नहीं होती है। सो मन में था कि मैं सिखाऊंगा, और 2012 में मेरे सब फाइनेंशियल गोल हो गए, बच्चे भी थोड़े से बड़े हो गए थे, तो मुझे लगा कि अब मेरे को सिखाना चाहिए। बट ऑफिस जाता था 20 साल से, मैं आई वाज इनटू कमोडिटीज ट्रेडिंग, एग्री कमोडिटीज ट्रेडिंग, 20 साल से वही किया था, तो बस जब जाता था ऑफिस हमेशा फिर वही इकोसिस्टम था, वही मैट्रिक्स में थे, तो बस वापस से वही दिन भर वही कमोडिटी ट्रेडिंग करता था। फिर कभी ध्यान में हर 2-5 दिन में ध्यान में अंदर से प्रॉम्प्ट आता था, अरे सिखाना चालू करो। बट इट टुक मी 5-6 years टू एक्चुअली स्टार्ट टीचिंग, क्योंकि कई बार मुझे लगा कि द ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग आवरसेल्व्स इज द बिगेस्ट चैलेंज। एंड फिर एक टाइम मेरे को कमोडिटी ट्रेडिंग में एकदम से बहुत बड़ा कुछ पॉलिसी चेंज हुई, बहुत बड़ा लॉस लगा, और उस टाइम मेरे को ध्यान में क्लैरिटी आ गई कि दिस लॉस इज बिकॉज तुम इतने जिद्दी हो, अपने आप को, अपना जो पर्पस है और पैशन जो है और पाथ है, तुम उसको नहीं पकड़ रहे हो, तो तुमको एक जोर का झटका चाहिए। तो सृष्टि ने ये झटका दिया है, नाउ यू फॉलो योर पाथ। फिर उसके बाद मैंने कमोडिटी ट्रेडिंग बंद की और मैं टीचिंग में फुल फ्लेजेड आ गया। तो सर कैसे आपने स्टार्ट किया था, मतलब वर्कशॉप लेना स्टार्ट किया था या फिर वन बाय वन अपनी फैमिली से स्टार्ट किया, एक-एक को बताया, कैसे स्टार्ट किया? नहीं, फैमिली में तो मैं टीचिंग करता ही था, वो मैं शुरू से फैमिली फ्रेंड्स में करता था, बट इन अ स्मॉल ग्रुप। आज 4 लोग बैठे हैं, उनकी कोई क्लैरिटी है, डाउट है, उनको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। और हमेशा फैमिली और फ्रेंड्स यही बोलते थे कि तुम इतने अच्छे समझाते हो कि तुमको टीचर बनना चाहिए, तुम कितने लोगों का फ़ायदा कर सकते हो। सर भी यही कहते थे कि तुम तो हिंदी बेल्ट से हो, तुम्हारी जवाबदारी है, तुमको करना चाहिए। बट उसके बाद फिर मैंने जब
पहली वर्कशॉप बॉम्बे में की, अपनी बिल्डिंग में की, तो बहुत स्टेज फियर था, बट मुझे लगा कि मैंने एक रूमी का कोट पढ़ा था, व्हेन द वर्ड्स कम फ्रॉम द हार्ट इट विल एंटर द हार्ट। अगर शब्द दिल से निकलेंगे तो दिल में उतर जाएंगे। तो मुझे लगा कि ठीक है, जैसा भी टूटा फूटा मैं बोलूँगा, अटक अटक के बोलूँगा भी, तो भी अगर, पर आई विल बी ऑथेंटिक टू माई सेल्फ। एंड वही चीज़ हुआ कि लोग फिर भी वर्कशॉप में जैसे जैसे वर्कशॉप करते गया, लोग बढ़ते गए। और फिर 6 महीने तो चली फिजिकल वर्कशॉप, उसके बाद कोविड आ गया। तो कोविड में फिर मैंने ऑनलाइन सिखाना चालू किया, और वहाँ ऑनलाइन में कोविड में लोगों के पास भी टाइम था, तो मेरे लिए तो एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, और वहाँ से फिर वो बहुत स्प्रेड हो गया। सो मैं जो भी सिखा रहा हूँ, मेरा एक ही है कि जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जिसको मैं बिलीव करता हूँ, मैं वही सिखा रहा हूँ। भले ही और भी 100 मोडालिटीज़ की हों या और भी वर्कशॉप्स किए हों, पर जो विच इज़ नॉट नो मोर रेजोनेटिंग विथ मी, और या जो एज ए टीचर जो मैं सोचता हूँ कि मुझे वो देने की ज़रूरत नहीं, शायद जो दूसरे दे रहे हो अपना अपना काम कर रहे हैं, एंड आई ऑनर देम, बट दिस इज़ वॉट आई रेजोनेट एंड आई इंस्पायर, एंड दिस इज़ अप्लाइड इन माई लाइफ एंड ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। तो वही मैं चीज़ सिखाता हूँ, और वही मैं टीच कर रहा हूँ, वही मैंने ट्राई करता हूँ कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, साइंटिफिक वे में उस चीज़ों को मैं सिखाऊं, और वही मैं कर रहा हूँ। और लाइफ में तो सीखते ही रह रहे हैं, और ख़ास करके मुझे लगता है कि बिकॉज आई एम इन डे टू डे लाइफ, इन बिजनेस, इन सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो, तो डे टू डे चैलेंजेस जब आते हैं तो वो और मुझे और बेटर टीचर बनने के लिए इट इज़ गिविंग मी अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू बिकम अ बेटर टीचर। इसलिए कोई आज कोई भी टॉपिक के बारे में, डे टू डे लाइफ के बारे में बात करता है, तो आई कैन कोरिलेट विद देयर प्रॉब्लम्स, आई कैन कोरिलेट विद देयर चैलेंजेस, क्योंकि मैं भी मेरे लाइफ में ये चैलेंजेस को फेस करता हूँ या आप करता था। तो कहीं ना कहीं मैं लोगों की जर्नी से, लोगों के सिचुएशन से रिलेट कर पाता हूँ, और क्योंकि मैंने स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से उसे सॉल्व किया, रिजॉल्व किया है, तो इसीलिए मैं और बेटर वे में उसे शेयर कर पाता हूँ या अपनी गाइडेंस दे पाता हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद दुनियादारी में रह के मैं और बेटर टीचर बन सकता हूँ, और ख़ुद को भी इवॉल्व होने का मौका मिलता है, क्योंकि आप कितनी अच्छा सिखा लो, बट जब आपके ट्रिगर्स होते हैं और आप जब अपना अलाइनमेंट खो बैठते हो, अचानक यू आर इन एंग्री, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, और यू आर इरिटेटेड, देन यू नो दैट ओ you have not yet changed, or you're yet so much to learn. तो मैं सिखा भी रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ, और ये जर्नी पैरेलल चल रही है। तो सर, जैसे आपने कहा कि आप हमेशा एक सीकर के रूप में अपने आप को देखते हैं, कि आप हमेशा सीखते रहते हैं, तो मैं आपसे आपके अभी के इंस्पिरेशन जानना चाहती हूँ कि कौन आपकी लाइफ के इंस्पिरेशन है? तो पत्री सर हैज़ बीन माई ऑल टाइम इंस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना, एक तो सिंप्लिसिटी थी, ही ओनली स्पोक ट्रुथ, उसको कोई गोल घुमा के डायरेक्ट ट्रुथ, एंड उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया ट्रुथ से कभी भी, बिगनिंग टिल एंड। दूसरी चीज़, ही लिव्ड हिज ट्रुथ, जो वो मानते थे उन्होंने उसको जिया, और ही वॉज ऑलवेज ओपन टू मोर नॉलेज फ्रॉम एवरीबडी, जिसका जो अच्छा सीखो। वो कहते थे वेस्टर्न मास्टर से हमें उनका साइंटिफिक टेम्पर सीखना है, ईस्टर्न मास्टर्स उन्हें हमसे सीखना है, राइट? आई नेवर फेल्ट सफोकेटेड कि अरे मैं बंद गया अब एक ही गुरु से। ही गेव ऑल द फ्रीडम टू एक्सप्लोर ऑल द मास्टर्स। और मुझे याद है कभी कोई वर्कशॉप के अटेंड करके आता था, तो वो उनमें एक चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी आ जाती थी, अरे बताओ क्या सीखा, क्या किया वर्कशॉप में, क्या क्या तुम नोट्स बनाए हो तो नोट्स शेयर करो मुझसे। तो एक चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी थी सर की, तो वो मैं हमेशा सर से इंस्पिरेशन मिलता था। और सर ने तो पूरी लाइफ ही डेडिकेट की थी। समवेयर मुझे लगता है कि अगर उनका मैं 1% 2% भी कर पाऊँ तो बहुत है। तो एंड सर के कारण इतनी बड़ी सोल कम्युनिटी से मिलना हुआ, एक सोल फैमिली सब जगह बन गई, उनसे कनेक्शंस मिले, उनसे आपस में सीखने को मौका मिला। तो मेरे लिए लाइफ टाइम इंस्पिरेशन इज़ पत्री सर। अगर वन मास्टर इफ़ यू आस्क मी, इट इज़ पत्री सर। सर, जैसे आपकी जो जर्नी शुरू हुई थी वो हुई थी आपके पिताजी की मृत्यु
के बाद से। तो मैं वही क्वेश्चन लेना चाहती हूँ कि उस समय आपके पिताजी की मृत्यु के कारण आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, आपको ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तो आज के समय में जब आप इतनी सारी विज़डम ले चुके हैं, तब आज के समय में आप मृत्यु को कैसे देखते हैं? मृत्यु के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? तो मुझे लगता है डेथ इज ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ लाइफ. इट्स लाइफ एंड नाउ मोर लाइफ. और ये ध्यान में अनुभव होता है. ध्यान में एक्चुअल में हम अपने मृत्यु का अनुभव करते हैं. जब हम अपनी आइडेंटिटी खो बैठते हैं, शून्य में चले जाते हैं, तो शरीर का भी आभास खो बैठते हैं. पर उस टाइम बहुत एक स्वतंत्रता महसूस होती है, एक फ्रीडम महसूस होती है, एक मुक्ति महसूस होती है और सत्यचित आनंद का अनुभव होता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि मृत्यु के बाद हम तो, अगर हमारी आइडेंटिटी खो दी है, शरीर का जो बंधन है वो भी छूट गया, तो वही तो आभास है. तो ये तो एक परमानेंट ध्यान वाली स्थिति हो गई. तो मृत्यु तो कितनी सुंदर चीज है. तो स्पिरिचुअल विजडम से भी देखते हैं, ध्यान में भी अनुभव करते हैं. तो आई फील इट इज ओनली एक्सटेंशन ऑफ लाइफ. ओनली द बॉडी ड्रॉप्स. सिर्फ शरीर छूटता है, बाकी तो सब चलता है. अगर मुक्त यहाँ नहीं हुए तो वहाँ मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो हम कैरी करके लेके जा ही रहे हैं. वही टेंडेंसीज, वही इंटेलेक्ट, वही चीज़ हम कैरी करके लेके जा रहे हैं, राइट. मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, हम तो वो सब तो कैरी करके लेके जा ही रहे हैं. तो वो कोश तो ड्रॉप नहीं हुए, सिर्फ अन्नमय कोश ड्रॉप हुआ, राइट, और प्राणमय कोश ड्रॉप हुआ. बाकी तीनों कोश तो, आनंदमय कोश भी है, सब वो तो हमारे साथ चल ही रहा है. बट ओनली थिंग इज, मृत्यु के बाद आपको क्लैरिटी आ जाती है. अभी क्योंकि आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग रहती है और शरीर के प्रति, और तो हमको क्लैरिटी नहीं मिल पाती. हम उसे चीज़ों को वैसा नहीं देख पाते कि जैसी वे हैं, राइट. हम चीज़ों को वैसे ही देखते हैं जैसे हम हैं, और हम अपनी आइडेंटिटी से जुड़े रहते हैं. पर मृत्यु के बाद एक सोल कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस भी आ जाती है, और उसकी लाइट से ही हम हर चीज़ देखते हैं. तो क्लैरिटी आ जाती है. फिर हमने क्या गलतियाँ की, पिछले जन्म में क्या नहीं सीखा, उसकी क्लैरिटी आ जाती है. और उसके हिसाब से हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर्स, गाइड्स, हम अपना नेक्स्ट लाइफ टाइम चूज़ करते हैं कि कैसे हमने जो नहीं सीख पाए थे, अब हम कैसे लाइफ को प्लान करें, ब्लूप्रिंट बनाएं, चैलेंजेस को प्लान करें, ताकि हम अब अगले जन्म में वो सबक सीख सकें, वो लेसन्स ले सकें, ताकि हम और इवॉल्व हो सकें. सर, यू हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ. हमेशा आप क्वेश्चंस पूछते थे, हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहे, बुक्स आपने इतनी सारी रीड की. तो आज के समय पर भी लोग ऐसे ही है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आते हैं, लाइक इतना सारा विजडम वो सुन लेते हैं, बट स्टिल वो सोचते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है. जैसे डेथ के पीछे का साइंस क्या है, स्पिरिचुअलिटी के पीछे का साइंस क्या है, मेडिटेशन के पीछे का साइंस क्या है. तो आप कैसे फिर उन्हें आंसर करते हैं, साइंटिफिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं आप? मैं सिर्फ अपने लाइफ की जो एक्सपीरियंस है उससे कोरिलेट करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ. क्योंकि मैं वो चीज़ नहीं सिखाना चाहता क्योंकि वो कोई ग्रंथ में लिखी हो, क्योंकि कोई स्क्रिप्चर में लिखी हो, या कोई बुक में लिखी हो, राइट. उसके लिए तो फिर मैं बुक रिकमेंड कर देता हूँ, शायद आप ये बुक पढ़ लो, शायद और क्लैरिटी मिल जाए. बट उससे जो उसमें ट्रुथ लिखा होगा, बट वो ट्रुथ को जो मैंने अप्लाई किया और जिससे मुझे लगा कि नहीं, दिस इज हाउ इट वर्क्स, फिर मैं वही लोगों का अगर क्वेश्चन हो तो मैं उसी को अपने लाइफ से कोरिलेट करके आंसर करता हूँ. सर, आप 2026 में GFSS यानी ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट एक कॉन्फ्रेंस आप करने वाले हैं, तो उसके बारे में भी अगर आप बताएं कि वो क्या है. इसमें क्या है, हम लोग ने 2008 से, जिस दिन पिरामिड इनॉग्रेट हुआ था, उस साल से हमने ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट चालू किए थे, ताकि जितने भी ग्लोबल स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं इन डिफरेंट फील्ड्स, हम उनको बुलाएं. और 4 दिन पिरामिड वैली में ही रहते थे और लोग उनकी वर्कशॉप अटेंड करते थे. स्पेशली लॉट ऑफ वेस्टर्न मास्टर्स, हर आदमी तो इतना पैसा खर्चा करके US या यूरोप जाके अटेंड नहीं कर सकता. तो क्यों ना हम उनको यहाँ बुलाएं और उनकी वर्कशॉप्स, एक सिंगल प्लेटफॉर्म में 5-6 मास्टर्स उनके विजडम सुनने को मिले. तो हम लोग ने 2018 तक के किया वर्कशॉप्स. फिर 2019 में जब कोविड हो गया, उसके बाद फिर हमने स्टॉप कर दिया था. अब हम 2026 जनवरी से वापस से उसको रिज्यूम करने वाले हैं, एंड विल इनवाइट ऑल दीज मास्टर्स टू शेयर देयर विजडम.
सर मेरा अगला प्रश्न पीएमसी हिंदी के लिए है। जैसे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने पीएमसी हिंदी को पशुपता अस्त्र कहा है, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी ही है। तो हिंदी के माध्यम से सर का ये कहना था कि हम लोगों तक घर घर में ध्यान पहुंचा सकते हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे पीएमसी हिंदी इसमें सहायता कर रहा है? पर्सनली आई एम वेरी प्राउड ऑफ पीएमसी हिंदी, जो काम कर रहा है पीएमसी हिंदी। एक तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट बहुत अच्छा है, और कई चैनलों में क्या होता है, कचरा बहुत इकट्ठा हो जाता है, कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ, बट इसमें क्या ओनली गुड क्वालिटी कंटेंट है। तो आप कोई भी कंटेंट उठा लीजिए, कोई भी पॉडकास्ट या कोई भी शेयरिंग या कोई भी मेडिटेशंस, द क्वालिटी ऑफ कंटेंट इज़ वेरी गुड। लोग अपने बुक के ऊपर पूरी विजडम शेयर कर रहे हैं, स्वाध्याय सीरीज़ है, ऑल दैट वेरी गुड। मैं खुद जब टीचिंग चालू किया तो मैं इंग्लिश में चालू किया, बट मुझे था कि हिंदी में भी सिखाना है, क्योंकि सर हमेशा बोलते थे हिंदी में सिखाओ तुम। बट मेरी नॉर्मल लैंग्वेज हिंदी बात करने में तो अच्छी थी, बट स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी बिल्कुल नहीं आती थी। तो मैं खुद पीएमसी हिंदी को बहुत देखता था, ताकि वो स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी को मैं सीख पाऊँ। तो मुझे लगता है कि पीएमसी हिंदी जो काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और रियल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है लोगों में। क्योंकि ये कंटेंट को कंज्यूम करने वाले, इट्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ कंटेंट। मे बी हमको बहुत मास नहीं मिले, जो मिलेगा टाइम के साथ में एज एवरीबॉडी इज इवॉल्विंग, बट जो मिल रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, सब डायमंड जुड़ रहे हैं। क्योंकि वो क्वालिटी को कंटेंट वही लोग जुड़ेंगे जो खुद अपने आप पे काम करना चाह रहे हैं, जो खुद अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना चाह रहे हैं। और वही पत्री सर के साथ वैसे ही लोग जुड़ते थे, क्योंकि कोई स्वामी जी, गुरु, बाबा, कोई आपको ब्लेस कर देगा, कोई आपके प्रॉब्लम को दूर करके ले जाएगा, ये तो कुछ है नहीं। हम तो सर के जो स्टूडेंट हैं, तो वही सीखे हैं कि हमको खुद को अपने आप पे काम करना पड़ेगा, और आप जो अपने आप पे काम करेंगे उसी से आपका ट्रांसफॉर्म होगा। दूसरे लोग गाइड बन सकते हैं, दूसरे लोग रास्ता दिखा सकते हैं, और वही काम जो पीएमसी हिंदी कर रहा है, दूसरों को रास्ता दिखाने में, गाइड बनने में, आई थिंक इट्स वेरी वेरी एक्सट्रीमली पावरफुल। एंड टुडे वी आर लिविंग इन डिजिटल एज, तो we don't need to wait for the physical master or physical guru to guide us or transform us. We can get the wisdom of so many masters, and PMC, that's what PMC Hindi is doing, to give so much of wisdom of so many masters on one single platform, which is amazing. सर पत्री सर ने जब पिरामिड वैली की स्थापना की थी, तब जैसे आपको चुना गया, तो और भी पिरामिड्स की स्थापना के समय पत्री सर आपसे बातचीत करते थे। थोड़ा अगर आप वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कि पिरामिड्स बिल्ड करने में आपका जो रोल रहा है, वो जानना चाहते हैं। So पर्सनली मैंने जवाबदारी सिर्फ पिरामिड वैली इंटरनेशनल की ही ली। सर मुझे काफ़ी दूसरे स्पिरिचुअल सेंटर्स की जवाबदारी देते थे, तो मैं सर से कहता था कि सर मैं अपना जो कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ वो मैं कर दूंगा, बट मैं जवाबदारी नहीं लेना चाहता, क्योंकि आई एम मैरिड टू पिरामिड वैली, एंड मैं तन मन धन से जो है एक ही चीज़ में मैं अपना पूरा कमिटमेंट दूंगा। पर दूसरे लोग जो कर रहे हैं, और सर आपका विजन है, तो जहाँ मैं सपोर्ट कर सकता हूँ मैं रहूँगा, पर जवाबदारी मैं एक ही जगह की लूँगा। तो वो मैंने सर को कई बार इस बात के लिए ना कहा, एंड सर कई बार बोलते भी थे कि नहीं 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 तुमको लेना पड़ेगा जवाबदारी, बट मैं आई यूज्ड टू पोलाइटली डिक्लाइन, एंड सर फिर उसको रिस्पेक्ट करते थे। सर ने कभी फोर्स जबरदस्ती तो कभी करते ही नहीं थे सर। यस, सो आई बीन इन्वॉल्व इन अदर पिरामिड्स, बट नेवर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने बस सहयोग किया है। सहयोग किया है, और मुझे मेरी खुशी से किया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कहीं भी पिरामिड आ रहा है तो अच्छी बात है। बट मैंने जवाबदारी से, अगर आप पूछेंगे कि भाई आपने क्या जवाबदारी से किया है, तो वो पिरामिड वैली इंटरनेशनल है, और बैतूल में एक पिरामिड बनाया, एक आश्रम है बैतूल में, वहाँ भी पिरामिड है। ये दो से ही मैं जवाबदारी से जुड़ा रहा। सर पिरामिड वैली के अंदर हमने सुना है कि बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा सा बताएंगे पिरामिड वैली अगर कोई विजिट करेगा तो क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ? तो बच्चों के एंगल से क्या था, जब मैं अपनी वर्कशॉप पिरामिड वैली में लेता था, अरे दूसरी भी वर्कशॉप होती, तो मैं देखता था पेरेंट्स के लिए हमेशा ये रहता है कि अरे हम बच्चों को छोड़ के कैसे आए, या बच्चों को छोड़ के आए तो मतलब कहीं ना कहीं एक दे फील कि अरे हम कुछ सेक्रीफाइस करके आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम बच्चों के लिए भी ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि जहाँ पेरेंट्स बच्चों के साथ आए,
पेरेंट्स अपना वर्कशॉप कर रहे हैं, बच्चों का अपना वर्कशॉप चल रहा है। इसलिए जितनी भी मेरी वर्कशॉप होती है, वी ऑलवेज ऑफर अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन द वर्कशॉप। एल्डर्स कर सकते हैं, पैरेलली बच्चों की वर्कशॉप चलती है। तो इसलिए हमने पूरा एडवेंचर जोन डेवलप किया है। वो अपना कायाकिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, ट्रैक पे जा रहे हैं, पॉटरी कर रहे हैं, मंडला आर्ट कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी कर रहे हैं, टेलीस्कोप से देख रहे हैं। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ कर दिया है ताकि बच्चे मेडिटेशन कर रहे हैं, ब्रेथ वर्क कर रहे हैं, तो बच्चे सब चीज़ फन वे में सीखें। दे शुड नॉट फील स्पिरिचुअलिटी इज सीरियस। सो और फन वे में, और कई बार बच्चे 10-10 दिन के लिए आते हैं और 10 दिन बाद अब बोलते हैं हमें नहीं जाना है। कई बच्चे रिपीट आ रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स को फोर्स कर रहे हैं बच्चे की, नहीं हमको वर्कशॉप में जाना है। उस चक्कर में पेरेंट्स भी वापस आ रहे हैं क्योंकि बच्चों को करना था। अब तो कई पेरेंट्स हैं कि जो बच्चों को ही भिजवा रहे हैं, एंड वी टेक केयर ऑफ देम। सो मुझे ये खुशी है क्योंकि दे आर आवर फ्यूचर। और बच्चे ये स्टेज में अगर उस एनर्जी से जुड़ना चालू हो गए और उस वाइब्रेशन से अलाइन होना चालू हो गए, या मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी को फन वे में वो समझने लग गए, इफ दे सी इट एज फन, तो वो उससे जुड़ेंगे। इट हैज़ टू बी सेलिब्रेशन। सो माई विजन ऑफ पिरामिड वैली इज इट्स अ प्लेस फॉर सेलिब्रेशन, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। सर अभी तक हमने बहुत सारी बातें आपसे की है। आपने अभी ना फूड का नाम लिया, और जैसे कि पत्री सर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं शाकाहार बनने पे, इतनी सारी शाकाहार रैलीज भी उन्होंने की है। आपने कैसे शाकाहार को प्रमोट किया? क्योंकि आप जैन परिवार से हैं, आप तो शुरू से ही शाकाहार हैं, लेकिन अगर आप बाहर किसी को बताते हैं, फूड के ऊपर बात करते हैं, तो कैसे आप उनको बताते हैं कि क्यों शाकाहार ज़रूरी है? तो मेरा अप्रोच शाकाहार के लिए, एक तो जैनिज्म में हमें बहुत ज़्यादा इनग्रेन था शाकाहारी, तो इट वाज वेरी नेचुरल टू मी। और मैं दूसरों को भी शाकाहार के लिए प्रोत्साहन देता हूँ, बट जनरली मैं एक साइंटिफिक वे में उन्हें बताता हूँ कि कैसे जैसा अन्न वैसा मन, और कैसे जो जानवर को जिस वे से उनको रेयर करते हैं और जिस हिसाब से उनको हम टॉर्चर करते हैं और जो इमोशन से गुजरते हैं आके, वैसे ही इमोशंस फिर हमारे में ज़्यादा डेवलप होते हैं अगर हम उस टाइप का भोजन खाते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मोरालिटी तो हम सब जानते हैं, और मोरालिटी में फिर सब बहस होती है, राइट? कि अरे आप जब आप पेड़ को काट सकते हो तो जानवर को क्यों नहीं काट सकते, राइट? जब फ्रूट्स खा सकते हो तो जानवर, वो लाइफ तो उनमें भी होती है। तो वो एक अननेसेसरी डिबेट हो जाता है। तो मेरा ये रहता है कि उनको साइंटिफिक वे से बताएं ताकि वो खुद समझ जाएं कि नहीं, ये तो हमारे खुद के भले के लिए नहीं है, ये कोई मोरालिटी सिर्फ मोरालिटी वाली बात नहीं, ये तो हमारे खुद का, जानवर का भला हो चाहे नहीं हो, पर हम तो हमारा खुद का, अगर जानवर को मार के हम खा रहे हैं तो मेरा अप्रोच ये है कि जब लोगों को उस वे से बताते हैं, देन दे आर रेडी टू ट्रांसफॉर्म। हम सब मतलबी हैं, उनके मतलब को बताओ कि नहीं आप अपने ही दुश्मन बन रहे हो खा के, और उसमें आप ही का नुकसान है, तो फिर उनमें बदलाव आता है। प्लस somehow in my journey, जो खा भी रहे मेरा उसके प्रति एक्सेप्टेंस है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस नहीं है, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू फोर्स एनीबडी टू चेंज। आई गिव माई अंडरस्टैंडिंग एंड देन लीव इट टू देम, एंड देन वट एवर देयर चॉइस, आई ऑनर देयर चॉइस। दिस इज माई पर्सनल अप्रोच। सर बहुत सारी बातें आपसे की, बहुत सारी चीज़ें आपसे जानी, पूरी जर्नी आपने आज के इस कार्यक्रम में हमें बताई। आपसे आगे आपकी फ्यूचर विजन के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे का आपका क्या विजन है? मेरा विजन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं अपना नॉलेज बांट सकूं, और उसमें मैं खुद सीख रहा हूं, तो इट गिव्स मी फुलफिलमेंट। सो मैं ये नहीं सोचता हूं कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं अपने लिए ही कर रहा हूं। आई एम सेल्फिश फॉर माई ओन सोल, बिकॉज अब वो बिजनेस में वो फुलफिलमेंट नहीं मिलता है आफ्टर अ पॉइंट। अब इट इज़ नो मोर एक्साइटिंग फॉर मी, तो दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। आई एम रियली पैशनेट अबाउट व्हाट आई एम डूइंग। दिस टीचिंग पाथ इज़ रियली exciting, very fulfilling, and it is helping me grow and evolve. And I like to go with the flow. मैं कोई बहुत बड़े विजन नहीं रख रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा विजन नहीं है कि मुझे लगता है कि मेरे से पहले भी लाखों मास्टर्स थे, आज भी मेरे से बेहतर लाखों मास्टर्स हैं, और मेरे बाद भी लाखों मास्टर्स रहेंगे जो मुझसे मच बेहतर रहेंगे। I have to play my part and depart. So I want to enjoy this journey with fun, light-heartedness, not
एज अ स्ट्रगल, नॉट एज अ मिशन और गोल कि पूरी दुनिया को मुझे आज बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है. आई फील द वर्ल्ड इज ब्यूटिफुल एज इट इज. वी कैन ओनली प्ले आवर पार्ट and eventually we all have to depart. So with that understanding, I'm taking my spiritual journey and I like to go organically कि कोई जल्दी नहीं है, it's okay, right? ताकि एक बार अच्छी डिजिटल रिकॉर्डिंग हो गई तो फिर लाखों लोग तक की वो पहुंच सकती है. और तो दिस इज वेयर माय फोकस इज. एंड टेक्नोलॉजी, टुडे वी आर लिविंग इन अ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, वी हैव टेक्नोलॉजी टू आवर एडवांटेज, तो व्हाई नॉट यूज इट टू आवर एडवांटेज. कई बार मैं सोचता हूँ बुद्ध और महावीर, उनके टाइम तो कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं थी, तो और उनको तो पैदल चल चल के उनको घूमना पड़ता था, प्रचार करना पड़ता था. आज तो हम घर बैठे प्रचार कर सकते हैं, तो वी आर ब्लेस्ड. तो वही है कि व्हाई नॉट यूज दिस टेक्नोलॉजी. एंड ऑल्सो इट विल आउटलिव माई सेल्फ, राइट. टुडे आई डोंट नो, आई मे लिव टुमारो, आई मे नॉट लिव टुमारो, बट अगर कोई अच्छी रिकॉर्डिंग्स हो गई या अच्छे विजडम्स रिकॉर्डेड हो गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो देन इट मे लिव फॉर एवर. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू डू मोर. सो काइंड ऑफ यू. लेकिन आप जो इस समय कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय, क्योंकि बहुत सारे लोग सर आपसे इंस्पायर होते हैं, बहुत सारे लोग आपके माध्यम से स्पिरिचुअलिटी में जुड़ते हैं, ध्यान में जुड़ते हैं, इतने सारे लोग आपकी वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, आप इतना ट्रेवल करते हैं लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताने के लिए, ध्यान के बारे में बताने के लिए. हमें भी बहुत इंस्पायर करता है सर ये, क्योंकि एज अ यूथ मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी चीज़ है आज आपके साथ बैठना, आपका इंटरव्यू लेना. तो सर इतनी सारी विजडम आपने हमारे साथ शेयर करी, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करी, ये बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके. लेकिन जाने से पहले चाहूँगी कि एक मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को ज़रूर दें जो उनको भी उनकी यात्रा में आगे बढ़ने में मदद करे. सो मेरा फाइनल मैसेज ये कि आज जो भी हम बाहर पाना चाहते हैं, कोई ना कोई सुख की चाह है, राइट. ये हो जाएगा तो खुशी मिलेगी, घर मिल जाएगा तो खुशी मिलेगी, रिलेशनशिप मिल जाएगा तो खुशी मिलेगी. पर जो चीज़ हम बाहर पाना चाह रहे हैं, जिसके कारण वो भावनात्मक लाभ मिलेगा, वो भावनात्मक लाभ हमारे अंदर ही है. हम उस खजाने पे बैठे हुए हैं. सिर्फ वी हैव टू कनेक्ट टू आवर सोर्स, देन वी डोंट नीड टू आउटसोर्स आउटसाइड. और ध्यान वो माध्यम है, ब्रेथवर्क वो माध्यम है, जिससे हम अपने अंतरम से जुड़ सकते हैं. जब आपको अपने अंतरम की अनुभूति होगी, जब आप वो सत्यचित आनंद की अनुभूति करेंगे, तो बाहर जो आप खोज रहे हैं उससे जो अटैचमेंट है, उस पर जो डिपेंडेंसी, वो अपने आप टूट जाएगी और आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे. तो ध्यान एक इतना पावरफुल टूल है, इतना शक्तिशाली टूल है, तो क्यों ना हम उसका यूज़ करें. और मैं सबसे वही गुजारिश करूँगा कि उसे ट्राई करके देखें, उसे आजमा के देखें, ध्यान करके देखें, वो सत्यचित आनंद का अनुभव करके देखें. फिर उसके बाद बाकी बाहर के सब सुख आपको फीके लगेंगे. इसका मतलब नहीं है कि आप एंजॉय नहीं करेंगे, आप एंजॉय करेंगे, बट उस पर आप पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, उस पर आपकी निर्भरता नहीं रहेगी. और वो ही मुक्ति का मार्ग है. फिर आप मुक्त महसूस करेंगे. वो है तो खुश, नहीं है तो खुश, और वही तो मुक्ति है. बहुत ही सुंदर सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, Namrata. Thank you so much. You conducted it so well, and you have such a nice energy, such a peaceful energy. So thank you so much. थैंक यू सो मच सर. Thank you. तो दर्शकों, श्रेयांश डागर सर की जर्नी से हमें यही सीखने को मिलता है कि लाइफ में कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, हमें उस सिचुएशन से भागना नहीं है, घबराना नहीं है. हमारी लाइफ में जो भी बीमारियां होती है वो हमारी फियर, हमारे इमोशंस की वजह से ही होती है, हमें उनसे डील करना चाहिए. साथ ही सर ने जैसे अपनी जो एक्सपीरियंस शेयर किया अपनी मैरिज का, उसमें सर ने बताया कि कैसे 2 साल से वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर उस स्ट्रगल को सॉल्व किया, कैसे अपने ऊपर काम करके. तो हमें बाहर नहीं देखना है, चैलेंज बाहर नहीं है, चैलेंज हमारे भीतर है. जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, अपने भीतर से जुड़ते हैं, अपने आप पे वर्क करते हैं, तो हमारे आसपास जितने भी चैलेंजेस होते हैं, जितनी भी परेशानियां होती हैं, वो खुद ब खुद हील हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं. तो आप भी ध्यान करें, अपने आप से जुड़े, लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान का प्रचार प्रसार भी करना है. जैसा कि सर ने कहा कि पत्री सर ने हमेशा यही बोला है कि ए सीखा है तो ए सिखाओ, बी सीखा है तो बी सिखाओ, क्योंकि हम हमेशा सीखते रहते हैं. तो आप जितना सीखते हैं उतना आपको दूसरों को सिखाना है. सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है. जब हम सेवा करते हैं तभी हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ पाते हैं. तो खुद भी ध्यान करना है, दूसरों को भी ध्यान सिखाना है, सेवा करनी है और ऐसे ही आगे बढ़ना है. आज के लिए बस इतना ही. आप बने रहिए PNC हिंदी चैनल के साथ. नमस्कार.